हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है फ्लैश ऑफ जीनियस। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी बायोग्राफी ड्रामा थ्रिलर मूवी है और इसके साथ ही साथ दोस्तों ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित भी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7 है और रॉटेन टोमेटो पर यह मूवी 62% तक फ्रेश है। और साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी की कहानी आपके दिल को छू लेगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो मूवी की शुरुआत में हमें बॉब गन्स नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही परेशान नजर आ रहा था और वो एक बस में बैठकर कहीं जा रहा होता है। बस स्टॉप पर खड़ी थी, तभी बॉब के पास 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो बॉब से कहते हैं, डॉक्टर गन्स, आपकी फैमिली आपकी बहुत ही चिंता कर रही है, आपको हमारे साथ चलना होगा। तब बॉब उन पुलिस वालों के साथ चला जाता है। आगे हमें इस घटना से 3 साल पहले का समय बताया जाता है, जब बॉब एक चर्च में होता है और वहाँ पर उसके कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं। आगे बॉब अपने फ्रेंड के साथ चर्च की मीटिंग अटेंड करता है, जिसमें चर्च के पादरी सभी को स्पीच दे रहे थे। आगे बॉब अपनी फैमिली के साथ वापस अपने घर पर लौटने लगता है। रास्ते में बारिश हो रही थी, इसलिए बॉब ने अपनी कार का वाइपर चला रखा था। तभी बॉब नोटिस करता है कि ड्राइविंग करते समय वो वाइपर उसे बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा था और उसकी नजर उस वाइपर की स्पीड पर पड़ती है, जो लगातार मूव हो रहा होता है। तब बॉब अपनी वाइफ फिलिस से कहता है, तुम इस वाइपर को देखो, जब भी मैं इस वाइपर को बंद करता हूँ तो उसके 10 सेकंड बाद मैं आगे कुछ भी नहीं देख पाता हूँ। तब फिलिस कहती है, हाँ मैं भी कुछ नहीं देख पा रही हूँ। तब बॉब कहता है, और जब मैं इस वाइपर को वापस स्टार्ट करता हूँ तो शीशा वापस क्लीन हो जाता है, पर वाइपर लगातार काम करता है और सूखी जगह पर चलने के कारण इसके घिसाव की आवाज भी आती है। डिट्रॉय में 10,000 इंजीनियर है, पर किसी को ठीक से डिजाइन करने का ख्याल भी नहीं आया। आगे बॉब अपने घर पर होता है और वो अपनी वाइफ से अच्छी बातें करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी बॉब को कुछ याद आता है और बॉब अपनी वाइफ से कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ। बॉब को वापस वाइपर वाली उसी प्रॉब्लम की याद आती है और बॉब वापस जाकर अपनी कार का वाइपर निकालने लगता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा। आगे बॉब कॉलेज में जाता है, जहाँ पर वो स्टूडेंट को पढ़ाने का काम क्या करता था। तब बॉब अपने स्टूडेंट को समझाता है, यदि आप लोगों को इंजीनियरिंग में करियर बनाना है, कोशिश करनी होगी कि आपके बनाए गए प्रोडक्ट से सभी लोगों को फायदा पहुंचे, क्योंकि कई सारे आर्टिफिशियल मेडिकल प्रोडक्ट भी इंजीनियर्स ने बनाए हैं, जिनसे कई लोगों की जानें बचती है, और गैस चेंबर भी इंजीनियर्स ने बनाए हैं, जिनसे कई लोगों की जानें ली गई है। इसलिए जरूरी है हमारे इन्वेंशन से लोगों को फायदा हो, ना कि उनकी जान जाए। अब आगे बॉब अपने घर पर होता है, वो वापस कार के वाइपर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और इसमें उसका साथ उसके बेटे भी दे रहे होते हैं। तब बॉब अपने बेटे डेनिस से पूछता है, डेनिस हमारी क्या प्रॉब्लम है। तब डेनिस कहता है, हम चाहते हैं कि जब भी वाइपर अपना काम करे तो वो कुछ समय के लिए बीच में रुक जाए। बॉब कहता है, हाँ बिल्कुल, और वाइपर इस तरह से काम करना चाहिए जिस तरह से तुम्हारे भाई की आंखें काम करती है। तुम्हारे भाई की पलकें झपकती है और कुछ समय के लिए रुक जाती है। हमें इस वाइपर को भी इसी तरह से काम करवाना है, इसलिए हमें मशीन में बायोमेटेलिक टाइमर लगाना होगा जो हीट पर काम करेगा। आगे बॉब अपने बेटे डेनिस को कुछ वायर जोड़कर उस मशीन को स्टार्ट करने के लिए कहता है। जैसा जैसा बॉब कहता जाता है, डेनिस वैसा ही करता जाता है और वो मशीन स्टार्ट हो जाती है और बॉब देखता है कि वो वाइपर अब परफेक्टली काम कर रहा था। वाइपर एक मोमेंट के बाद कुछ सेकंड के लिए रुक जाया करता था और वो वापस मूव करता था, यानी अब वाइपर पहले की तरह लगातार मूवमेंट नहीं कर रहा था। आगे बॉब अपने एक्सपेरिमेंट को अपनी फैमिली को भी दिखाता है और उसकी फैमिली वाले भी ये सब देखकर काफी खुश होते हैं। आगे बॉब अपनी वाइफ को कहता है, हम सफल हुए, क्यों ना बाहर चल के सेलिब्रेट किया जाए। और बॉब अपनी फैमिली के साथ रात में डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है और बॉब अपने सभी बच्चों से कहता है, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। इस देश में तकरीबन 20 मिलियन कारें सालाना बिल्ड होती है और अब उन सभी कारों को हमारे बनाए गए वाइपर की जरूरत पड़ेगी। और तुम सोच सकते हो इन वाइपर्स को कौन बनाएगा। इस वाइपर को हम बनाएंगे, कंस कॉर्पोरेशन इस वाइपर को बनाया करेगी। अब मूवी के अगले सीन में बॉब अपना एक्सपेरिमेंट गिल प्रेविक और उसके भाई पॉल प्रेविक को दिखाने के लिए लाता है और वहाँ पर उनका बिजनेस पार्टनर जिम भी मौजूद होता है। बॉब अपनी वाइपर मशीन स्टार्ट करता है और उसे देखकर जिम आश्चर्यचकित होकर पूछता है, ये क्या है। तब वहीं खड़ा गिल कहता है, ये टाइम कंट्रोल वाइपर मशीन है। वाइपर लगातार मूव होता है, लेकिन इस मशीन के कारण वाइपर मूवमेंट के बीच में थोड़ा रुकेगा और फिर वापस मूव होकर अपना काम करेगा। तब जिम पूछता है, लेकिन इसकी जरूरत क्या है। तब वहीं खड़ा बॉब कहता है, क्योंकि बारिश की रफ्तार तेज या धीमी रहती है। तब वहाँ खड़ा गिल का भाई पॉल पूछता है, हम इस मशीन के साथ क्या करने वाले हैं। तब गिल कहता है, हमारा प्लान ये है कि बॉब इस मशीन को मैन्युफैक्चर करेगा
और हम लोग इस मशीन का पैटेंट लेने की कोशिश करेंगे और इसका रिसर्च और डेवलपमेंट करवाएंगे। हम मैन्युफैक्चरिंग में अपना पैसा भी डालेंगे। ये बहुत ही सिंपल डील है और बहुत फायदेमंद भी, क्योंकि यदि हम अमेरिका में चलने वाली 1/4 कारों में भी इसे लगाने में सक्षम हो गए तो हमें एक कार का $50 तक मिल सकता है। इस बारे में सोच कर देखो। तब वहीं खड़ा जिम बॉब से पूछता है, क्या तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कोई एक्सपीरियंस है? तब बॉब कहता है, नहीं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं और मैं आप लोगों की तरह कोई बिजनेसमैन भी नहीं हूँ। तब वहीं खड़ा गिल कहता है, कोई बात नहीं बॉब, हम सब देख लेंगे। अब मूवी के अगले सीन में बॉब अपनी वाइफ के साथ एक पार्टी में होता है। तब वहीं आकर पॉल बॉब से कहता है, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है बिजनेस के बारे में। गिल भी बाहर वेट कर रहा है। तब बॉब पॉल के साथ बाहर चला जाता है और बाहर गिल भी मौजूद होता है। तब पॉल बॉब से कहता है, हमें तुम्हारे बनाए वाइपर का काफी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। तब गिल कहता है, और बॉब, हमारे साथ 3 कार कंपनियां काम करने के लिए तैयार है और वो इस वाइपर को इंटरमीडिएट वाइपर बुलाने लगे हैं। उन लोगों को तुम्हारा ये वाइपर एक चतुर गैजेट की तरह लगा और वो इसे यूज करने के लिए तैयार है अपनी कारों में। तब वहीं खड़ा पॉल कहता है, और फोर्ड कंपनी भी हमारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड है। फोर्ड का नाम सुनते ही बॉब शॉक रह जाता है कि इतनी बड़ी कंपनी के साथ वो अब डील करने वाला है। अब अगले दिन बॉब गिल के साथ रेडी होता है फोर्ड के एग्जीक्यूटिव से मीटिंग करने के लिए। तभी गिल बॉब से कहता है, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें इस कार में जाना है। ऑफिस के बाहर एक बड़ी आलीशान कार खड़ी हुई थी और वो कार देखकर बॉब बहुत खुश होता है। आगे बॉब बहुत ही ठाट बाट से मीटिंग करने के लिए जाने लगता है और वो काफी नर्वस भी था। बॉब वहाँ पर पहुँचता है तब गिल उसका पहले से इंतजार कर रहा था और गिल वहाँ पर बॉब को फोर्ड कंपनी के रिसर्च डेवलपमेंट टीम के हेड फ्रैंक से मिलवाता है। तब फ्रैंक बॉब से कहता है, ओके बॉब, हम देखना चाहते हैं तुम्हारा वाइपर कैसे काम करता है। तब बॉब कार में बैठकर उसके बनाए हुए वाइपर को स्टार्ट करने लगता है, पर वो वाइपर स्टार्ट नहीं हो रहा था। तब बॉब भी घबराकर उस वाइपर को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है और गिल सिचुएशन को संभालने लगता है। वाइपर को देखकर बॉब कहता है, बस फ्यूज की प्रॉब्लम है, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। आगे बॉब फ्यूज कनेक्ट करके आखिरकार उस वाइपर को स्टार्ट कर ही देता है। ये वाइपर के काम करने के तरीके को देखकर फ्रैंक कहता है, ये तो काफी अच्छा काम करता है। तब गिल कहता है, हम बारिश की स्पीड को देखकर इसकी स्पीड को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। आगे गिल बॉब को इशारा करता है वाइपर की स्पीड को कम करने के लिए। तब बॉब वाइपर की स्पीड को और कम करके दिखाता है और अब वाइपर और ज्यादा समय रुककर काम कर रहा था। तब फ्रैंक गिल को कहता है, क्या मैं अंदर जाकर देख सकता हूँ कि ये मशीन कैसे काम कर रही है? तब गिल कहता है, सॉरी फ्रैंक, हम आपको ये नहीं दिखा सकते। तब फ्रैंक कहता है, मैं कैसे मान लूं कि ये वाइपर अपने आप काम कर रहा है? बॉब इसको अंदर बैठकर ऑपरेट नहीं कर रहा है। तब गिल बॉब को कार से बाहर आने को कहता है और बॉब के बाहर आने के बाद भी वो वाइपर परफेक्टली काम कर रहा था और फ्रैंक भी उस वाइपर को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। अब मूवी में आगे बॉब अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और वो अपने बेटे को न्यूज़पेपर लाने के लिए कहता है ताकि वो लोग पता लगा सके किस दिन बारिश होने वाली है और अपने वाइपर को बारिश में टेस्ट करे। पर न्यूज़पेपर में बताया गया था अगले कई दिनों तक मौसम साफ रहने वाला है। तब बॉब अपनी फैमिली के साथ प्रेयर करने लगता है कि जल्दी अच्छी बारिश हो और वो लोग अपने बनाए गए वाइपर को पहली बार बारिश में टेस्ट करे और भगवान बॉब की फैमिली की प्रार्थना को सुनकर बहुत ही अच्छी बारिश कर देता है और बॉब अपनी फैमिली के साथ अपनी कार लेकर निकल जाता है उसके बनाए हुए वाइपर को टेस्ट करने के लिए। और वो सभी लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि उनका बनाया गया वाइपर परफेक्टली बारिश में काम कर रहा था। वो उसकी स्पीड को भी बारिश के अनुसार मेंटेन कर पा रहे थे। तभी सिग्नल पर कार लेकर खड़ा हुआ एक आदमी बॉब की गाड़ी को देखने लगता है क्योंकि उसकी कार का वाइपर लगातार मूव हो रहा था, लेकिन बॉब की कार का वाइपर मूवमेंट लेकर रुक रहा था। वो आदमी बॉब के पास आकर पूछता है, तुम ये सब कैसे कर रहे हो? तब बॉब कहता है, देखो मेरे हाथ तुम्हारे सामने, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब मूवी में आगे फोर्ड कंपनी का एग्जीक्यूटिव मैकलिन टायलर नाम का आदमी फ्रैंक से बात कर रहा होता है और मैकलिन फ्रैंक से पूछता है, तुमने तो वाइपर देखा था, तुम्हें क्या लगा? तब फ्रैंक कहता है, मैंने वाइपर थोड़ी दूरी से चलते हुए देखा था, उन्होंने मुझे करीब से नहीं देखने दिया। तब मैकलिन पूछता है, तो हमसे क्या डील करना चाहते? तब वहीं बैठा आदमी कहता है, वो लोग चाहते हैं कि वो लोग ही वाइपर को बिल्ड करेंगे, यानी मैन्युफैक्चरिंग का काम वही लोग देखेंगे। ये सुनकर मैकलिन कहता है, चलो पहले उसे बुलाओ, उसे बात करते हैं। आगे बॉब और गिल को अंदर बुलाया जाता है और वो दोनों आकर मैकलिन से मिलते हैं और मैकलिन बॉब से कहता है, हमें तुम्हारा बनाया गया वाइपर काफी पसंद आया और हम तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं, पर तुम चाहते हो कि तुम ही वाइपर को मैन्युफैक्चर करोगे। पर ये एक सेफ्टी डिवाइस है और कोई भी सेफ्टी डिवाइस को अपनी कार में इंस्टॉल करने से पहले हमें उसे सबमिट करना पड़ता है ताकि वॉशिंगटन से अप्रूवल मिलने के बाद हम उसे अपनी कार में यूज करें। पर इसके लिए तुम्हारा वाइपर काम कैसे करता है ये तुम्हें हमें बताना होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम तुम्हारे वाइपर के साथ एक कार लॉन्च करेंगे
और उसके बाद धीरे धीरे हमारी सारी कारों के मॉडल में यूज करने लगेंगे। और इस काम को पूरा करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है सीरियस डेडलाइन पर काम करना, इसलिए हमें एक ऐसी यूनिट बिल्ड करनी होगी जो टाइम पर काम करे। तब बॉब कहता है ठीक है, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। बॉब मैकलिन से डील करने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे बॉब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के लिए अपनी फैमिली के साथ जगह देखने के लिए जाता है। और मैन्युफैक्चर यूनिट की जगह फाइनल करने के बाद बॉब मोटोरोला इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के एक आदमी से मिलता है, जिसे बॉब अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि उसे कितने ट्रांजिस्टर और सर्किट चाहिए होंगे। और ट्रांजिस्टर और सर्किट डील की सप्लाई को भी बॉब फाइनल कर देता है। अब आगे 3 मंथ बाद बॉब गिल से जाकर एक बार में मिलता है और गिल बॉब से कहता है फोर्ड कंपनी ने हमें डील से बाहर कर दिया है, अब वो इस काम में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। तब बॉब कहता है लेकिन हुआ क्या है, क्या तुमने मैकलिन से बात की? गिल कहता है हाँ, मैंने मैकलिन के साथ बात की, लेकिन वो लोग हमारे साथ डील नहीं करना चाहते। तब बॉब कहता है लेकिन मैंने तो लोन भी ले लिया और जो सर्किट का मैंने ऑर्डर दिया था वो भी लोड होने वाले होंगे। गिल कहता है उसकी तुम फिक्र मत करो, हम उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। बॉब कहता है हमने उनके साथ डील की थी, वो चाहते तो हमारे साथ नेगोशिएशन कर सकते थे। गिल कहता है अब कोई फायदा नहीं बॉब, ये डील डेड हो चुकी है। बॉब ये सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसका सपना टूट चुका था। आगे बॉब उस जगह पर जाता है जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डलने वाली थी। वहां पर काम काफी जोरों शोरों से चल रहा था, पर बॉब ये सब देखकर मायूस हो जाता है। अब एक दिन शाम को बॉब अपना काम खत्म करके कॉलेज से वापस घर जा रहा होता है और बाहर बहुत बारिश गिर रही होती है। तभी बॉब की नजर वहीं से गुजर रही 2 फोर्ड कारों पर पड़ती है और उन दोनों कारों का वाइपर वैसे ही काम कर रहा था जैसा बॉब ने डिजाइन किया था। तब बॉब भी अपनी कार से उन दोनों कार का पीछा करता है तो वो कार एक बिल्डिंग के बाहर जाकर रुकती है। उस बिल्डिंग के अंदर फोर्ड कंपनी अपनी न्यू कार लॉन्च करने वाली थी, इसलिए बाहर काफी सारे लोग मौजूद थे। ये सब देखकर बॉब भी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के सामने फोर्ड की नई कार की लॉन्चिंग की जाती है और वहाँ पर माइक लेकर खड़ा आदमी उस कार के नए फंक्शन लोगों को बताने लगता है। वो कहता है ये कार पहले की फोर्ड कारों से ज्यादा एडवांस होगी, इसमें स्टीरियो रियल विंडो डिफॉस्टर और ब्रांड न्यू इलेक्ट्रॉनिक इंटरमिटेंट वाइपर होगा। यह सुनकर बॉब समझ जाता है कि उसका डिजाइन किया वाइपर इस कार में यूज किया जा रहा है। तभी बॉब को उस पार्टी में मैकलिन टाइलर दिखाई देता है। बॉब मैकलिन के पास जाने लगता है, पर तभी सिक्योरिटी वाले उससे इनविटेशन के बारे में पूछकर उसे वहां से बाहर निकाल देते। अगले दिन बॉब गिल को बताता है मेरा डिजाइन यूज करके फोर्ड ने अपनी कार में यूज कर लिया, हमने उस डिजाइन का पेटेंट करवाया था, क्या वो कोई काम का नहीं है, उसका हम कोई यूज नहीं कर सकते। तब वही बेटा बार्ने कहता है लेकिन वो पेटेंट तो प्रेविक कंपनी के पास है जो तुम्हारे दोस्त गिल की है। यह सुनकर गिल कहता है इसका कोई मतलब नहीं बनता, हम वापस से फोर्ड कंपनी को लेटर लिखेंगे। तब बॉब कहता है हम आखिर कितने लेटर लिखेंगे, उन लोगों ने हमसे डिजाइन चोरी किया है। तब गिल कहता है बॉब तुम शांत रहो, ऐसे ही हम किसी कंपनी को चोर नहीं बोल सकते, नहीं तो ये सब हमारे ऊपर इफेक्ट करेगा। बार्ने तुम ही बताओ हम लोग क्या करें। तब वही बेटा बार्ने नाम का लॉयर कहता है पहले तो वो कंपनी फोर्ड है, इसलिए कुछ भी जल्दी नहीं होने वाला, इसलिए हमें कुछ समय तक लेटर के जवाब आने का वेट करना होगा। अब आगे वो वापस कॉलेज में अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है, लेकिन उसका पढ़ाने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। बॉब बाहर जाकर क्लास छोड़कर अपने फ्रेंड गिल को कॉल करता है, पर गिल की सेक्रेटरी कॉल अटेंड करके कहती है वो अभी बिजी है, इसलिए आपसे अभी बात नहीं कर सकते। तब बॉब झल्लाकर फोन रख देता है। आगे बॉब गिल के घर पर जाता है गिल से बात करने के लिए। तब बाहर गिल की वाइफ आती है और वो बॉब से मिलकर कहती है बॉब तुम्हें अचानक से इस तरह से मेरे घर पर नहीं आना चाहिए था, मेरे घर पर पार्टी चल रही है। तभी बाहर गिल आ जाता है और बॉब गिल से कहता है तुम पिछले 6 दिनों से मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रहे हो। तब गिल कहता है पहले तो तुम अपनी टोन नीचे रखो। तब बॉब कहता है तुम मुझे इतना बताओ कि मेरे केस पर तुम क्या कर रहे हो। गिल कहता है मैं वही सब कर रहा हूँ जो एक सेंसिबल पर्सन को करना चाहिए, हमने उनसे जवाब मांगा है, जल्दी वो हमें जवाब दे देंगे। तब बॉब कहता है लेकिन हम उन्हें कोर्ट में क्यों नहीं घसीटते। तब गिल कहता है बॉब ये डिट्रॉइट है, पिछले साल मैंने यहीं पर कार कंपनी के साथ $17 मिलियन का बिजनेस किया है और तुम चाहते हो मैं अपने कस्टमर को कोर्ट में घसीटूं। बॉब कहता है ये सवाल पैसों का नहीं है, ये सवाल सही या गलत का है, ये बात तुम भी जानते हो, क्या तुम भी इस डील में उन लोगों के साथ शामिल हो। तब गिल कहता है बॉब तुम्हें आराम की जरूरत है, पहले तुम अच्छी तरह से सोच लो कि कौन तुम्हारे खिलाफ है और कौन तुम्हारे साथ है, मुझे लगता है तुम्हें अभी जाना चाहिए, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तब बॉब बिना कुछ कहे वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। अब आगे बॉब अपनी वाइफ फिलिस से कहता है हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी लॉयर को देने के लिए, क्योंकि हम फोर्ड मोटर के खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे।
तब फिलिस बॉब को ऐसा करने से मना करती है, पर बॉब केस लड़ने की ठान चुका था। आगे बॉब अपने एक स्टूडेंट को कुछ पुरानी कारों के वाइपर लाने के लिए कहता है। घर जाकर बॉब अपनी वाइफ से लीगल डॉक्यूमेंट लिखवाने लगता है, पर काम उसके अनुसार नहीं हो पा रहा था, इसलिए बॉब अपनी वाइफ पर ही गुस्सा होने लगता है। अगले दिन बॉब का स्टूडेंट भी उसके लिए कुछ वाइपर की मशीनें लेकर आता है और वो कहता है मुझे वाइपर के सर्किट नहीं मिल पाए, जो जो मुझे मिला मैं वो ले आया। तब बॉब कहता है लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है जो मेरे काम का हो, और ऐसा कहकर बॉब अपने स्टूडेंट पर भी चिल्लाने लगता है। अब मूवी के अगले सीन में बॉब एक फोर्ड गाड़ी का पीछा करने लगता है, जिस गाड़ी के अंदर इंटरमीडिएट वाइपर लगे हुए थे। उस गाड़ी का ड्राइवर अपनी गाड़ी को घर के बाहर खड़ा करके अंदर चला जाता है। तब बॉब चुपके से उस गाड़ी के पास जाता है और उस गाड़ी की वाइपर मशीन को निकालने लगता है। तभी उस गाड़ी का मालिक बॉब को ये करता हुआ देख लेता है और वो घर से बाहर आने लगता है, पर बॉब उसके बाहर आने से पहले ही उस गाड़ी की वाइपर मशीन को निकालकर अपने साथ ले जाता है। आगे बॉब घर पर पहुंचकर घबराने लगा था, उसे पुलिस के पकड़े जाने का डर लगने लगा था, और बॉब चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए अपने घर से निकलकर एक बस पकड़ लेता है। और यही हमारी मूवी की शुरुआत वाला सीन था, जब पुलिस वाले बॉब का पता लगा लेते हैं, क्योंकि बॉब की वाइफ फिलिस ने बॉब के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। आगे वो पुलिस वाले बॉब की वाइफ फिलिस को कॉल करके बताते हैं आपके हस्बैंड बॉब का पता चल चुका है, वो हमें एक बस में मिले हैं। अभी हमें ठीक से कुछ पता नहीं लग पाया है, पर आप जल्दी हॉस्पिटल में आ जाइए, हम उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। आगे हमें 2 महीने बाद का समय बताया जाता है और बॉब अभी भी हॉस्पिटल की फैसिलिटी में मौजूद था, क्योंकि जब पुलिस वालों ने बॉब को पकड़ा था तब उसकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही थी। आगे डॉक्टर बॉब से सवाल जवाब करने लगते उसकी कंडीशन को एनालाइज करने के लिए। तब बॉब डॉक्टर से पूछता है ये शेल्फ में रखी हुई बुक कौन सी है, क्या आपने इनमें से कोई बुक लिखी है? तब डॉक्टर कहता है हाँ मैंने लिखी है। ये सुनकर बॉब कहता है आपको कैसा लगे जब आप कोई बुक लिखे और उसका क्रेडिट किसी दूसरे को मिले? तब डॉक्टर कहता है मैं तुम्हारे पॉइंट को समझ गया, अगर मेरे साथ ऐसा होता भी तब भी मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता, इस हॉस्पिटल को अच्छे से रन करता, मैं तुम्हारी तरह हार कर नहीं बैठता। बॉब को डॉक्टर की बात ठीक लगती है और वो भी अपने काम पर फोकस करने का इरादा बना लेता है। आगे बॉब हॉस्पिटल से वापस अपने घर पर लौटता है और उसकी फैमिली उसे देखकर काफी खुश होती है। अब अगले कुछ दिन बॉब अपने घर में चुपचाप ऐसे ही बिताने लगता है, ना वो कुछ एक्टिविटी करता था और ना ज्यादा किसी से कुछ बात करता था। अब आगे बॉब अपनी वाइफ के साथ एक लॉयर से मिलने जाता है और जॉर्जी नाम का वो लॉयर बॉब और उसकी वाइफ को समझाते हुए कहता है फोर्ड कंपनी पर केस करने से पहले आप दोनों को समझना होगा कि हम किससे लड़ने वाले हैं और उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। जॉर्जी को ये केस सौंपने के बाद बॉब अपने फ्रेंड गिल से मिलता है। तब गिल बॉब से कहता है तुमने हर एक पर मुकदमा दायर किया है, तो फिर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? तब बॉब कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पिछले 25 साल से जानता हूँ। ये सुनकर गिल कहता है मैं आइबलिंग कंपनी का पेटेंट मेरी कंपनी के नाम से वापस तुम्हारे नाम पर करवा दूंगा, पर तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम इस केस में किसी भी तरह से मेरी कंपनी को नहीं घसीटोगे। तब बॉब कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नाम कहीं भी मेंशन नहीं करूंगा। अब आगे गिल अपनी कंपनी प्रेविक के द्वारा बॉब को एक लेटर भेजता है जिसमें लिखा हुआ था डॉक्टर कंस आपको प्रेविक ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा सूचित किया जाता है कि अब से आइबलिंग वाइपर के पेटेंट राइट हम आपको सौंपते हैं। अब हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है जब बॉब का लॉयर जॉर्जी बॉब को एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट करता है और जॉर्जी बॉब और उसकी वाइफ को बताता है मेरे पास एक चार्ली नाम के आदमी का कॉल आया था और चार्ली ने मुझे बताया कि फोर्ड कंपनी तुम्हारे साथ सेटलमेंट करके तुम्हें $2.5 लाख देने के लिए तैयार है। ये सुनकर बॉब और उसकी वाइफ खुश होते हैं और फिर बॉब जॉर्जी से कहता है सेटलमेंट की बात ठीक है, पर क्या वो इस बात को मानने के लिए तैयार है कि आइबलिंग वाइपर का इन्वेंशन मैंने किया था? जॉर्जी कहता है सेटलमेंट में कभी भी ऐसा नहीं होता, सेटलमेंट में दोनों पक्षों को फायदा होता है। यदि वो तुम्हें पैसे देंगे तो वो इस बात को नहीं मानेंगे कि वो इन्वेंशन तुम्हारा था, पर सोचो यदि हम कीमत बढ़ाए तो वो हमें 3 लाख या $4 लाख भी दे सकते हैं। पर बॉब इस ऑफर को मानने के लिए तैयार नहीं होता, उसका कहना था कि फोर्ड कंपनी को मानना होगा कि वो इन्वेंशन मेरा था। तब जॉर्जी कहता है क्या तुम्हें ये सब आसान लगता है? जो केस तुम लड़ रहे हो इसमें तुम्हारी पूरी उम्र भी बीत सकती है और फिर शायद रिजल्ट तुम्हारे फेवर में भी ना आए, इसलिए अच्छा होगा कि तुम पैसा लो और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। पर बॉब सेटलमेंट के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, इसलिए उसका लॉयर भी उस पर गुस्सा हो जाता है। आगे घर पर बॉब की वाइफ बॉब को समझाती है हमें डील कर लेना चाहिए, ना कि केस लड़ना चाहिए, पर बॉब उसे भी सेटलमेंट करने से मना कर देता है और बॉब केस लड़ने की मजबूती से तैयारी करने लगता है। एक रात बॉब वापस अपने घर लौटता है। तब बॉब की वाइफ फिलिस उससे कहती है मैंने तुम्हें लेटर लिखा था, क्या तुमने उसे पढ़ा?
बॉब इशारा करता है, हाँ मैंने पढ़ा था। तब फिलिस कहती है, तुम अपने आप को नहीं बदल रहे हो, अब मुझे सब कुछ छोड़कर जाना होगा और यही तुम्हारे और मेरे लिए अच्छा होगा। ऐसा कहकर फिलिस बॉब को छोड़कर जाने लगती है। तब बॉब फिलिस से पूछता है, हमारे लॉयर जॉर्जी ने क्या कहा? तब फिलिस कहती है, उसने ऑफिशियली तुम्हारा केस लड़ने से इनकार कर दिया है। आगे हमें 4 साल बाद का समय दिखाया जाता है जब बॉब बिल्कुल अकेला पड़ चुका था और वो केस अभी भी चल रहा होता है। एक दिन बॉब अपने बेटे डेनिस के कॉलेज में जाकर उससे मिलता है और वो उसे कहता है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आगे वो दोनों कॉफी पीने लगते हैं। तभी बॉब डेनिस से कहता है, अब मैं ये केस आगे अकेला नहीं लड़ सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं फोर्ड कंपनी को एक डॉक्यूमेंट सबमिट करता हूँ तो वो मुझे 357 पेज का जवाब देते हैं और उसमें से मुझे जरूरी चीजें पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। यह सुनकर डेनिस कहता है, तो इसकी चिंता आपको होना चाहिए डैड, हमें नहीं। ऐसा कहकर डेनिस वहां से चला जाता है। डेनिस अपने पिता से नाराज था क्योंकि जब उन्होंने वाइपर का इन्वेंशन किया था उसके बाद बॉब ने कभी भी अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दिया और इसलिए फिलिस भी बॉब को छोड़कर चली गई थी। अब आगे बॉब अपने घर पर जाता है। तभी बॉब देखता है कि उसके घर के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था और वो आदमी बॉब से कहता है, मेरा नाम चार्ली है और मैं फोर्ड कंपनी की तरफ से हूँ और फोर्ड कंपनी चाहती है कि आप अपना केस वापस ले ले, हम आपको बहुत सारा पैसा देंगे। तब बॉब कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है, फोर्ड कंपनी को न्यूज़पेपर में कबूल करना होगा कि उन्होंने रॉबर्ट कंस के इन्वेंशन की चोरी की है। तब चार्ली बॉब को मना कर देता है कि फोर्ड कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। तब बॉब घर के अंदर चला जाता है और चार्ली घर के बाहर अपना कार छोड़कर चला जाता है। अब आगे डेनिस अपनी बहन को छोड़ने बॉब के घर पर आता है। बॉब की बेटी भी बॉब से मिलकर खुश होती है। अब रात में बॉब अपने केस की तैयारी में लगा होता है। तभी उसे किसी फाइल की जरूरत पड़ती है। तब बॉब अपने गैराज में जाकर उस फाइल को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर डेनिस आ जाता है। एक्चुअल में डेनिस अपने पिता का साथ इस केस में देने के लिए तैयार हो गया था। अब मूवी में आगे फोर्ड कंपनी और डॉक्टर कंस के केस की शुरुआत होती है। बॉब अपने बेटे के साथ कोर्ट में मौजूद होता है और वहाँ पर फोर्ड कंपनी का लॉयर फिनले भी मौजूद होता है और कोर्ट में डॉक्टर कंस एक कार के ढांचे पर अपने बनाए हुए वाइपर का प्रोटोटाइप भी पेश करते हैं। सबसे पहले फोर्ड कंपनी का वकील मैकलिन टाइलर से सवाल करता है, मिस्टर टाइलर, क्या आपने कभी मिस्टर कंस को कभी ये बोला है कि वो वाइपर कंपटीशन को जीत चुके हैं? तब टाइलर कहता है, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं कि मैंने ऐसा कभी कुछ कहा होगा। मिस्टर कंस की शर्त थी कि वो वाइपर को खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे, जो हमारी कंपनी के लिए इम्पॉसिबल था। फोर्ड कंपनी कभी किसी दूसरे मैन्युफैक्चर को अपना काम नहीं सौंपती। फिनले के सवाल जवाब करने के बाद बॉब टाइलर से सवाल जवाब करने लगता है। मिस्टर टाइलर, क्या आपने मुझसे कभी भी वाइपर की पर यूनिट कॉस्ट के बारे में बात की थी? तब टाइलर कहता है, मैंने ऐसी बात की होगी जब आप वाइपर को मैन्युफैक्चर करने के बारे में बात कर रहे होंगे। तब बॉब सवाल करता है, क्या हमारे बीच कोई एग्रीमेंट हुआ था? तब टाइलर कहता है, ना कोई एग्रीमेंट हुआ था और ना ही कोई कमिटमेंट हुआ था। मैंने आपसे ना आपके वाइपर खरीदने की बात की थी और ना ही आपकी टाई खरीदने की बात की थी। तब बॉब कहता है, क्या उस दिन आपने मुझसे मेरी टाई की कॉस्ट पूछी थी? तब टाइलर कहता है, नहीं, मैं आपकी टाई की कॉस्ट क्यों पूछूंगा जब मुझे वो खरीदना ही नहीं है। तब बॉब कहता है, तो फिर आपने वाइपर की कॉस्ट क्यों पूछी थी? ये कहकर बॉब अपनी बात यही खत्म कर देता है। बॉब ने साबित कर दिया था कि टाइलर को उसके वाइपर में इंटरेस्ट था और इसलिए टाइलर बॉब से डील भी करना चाहता था। अब आगे फोर्ड कंपनी का वकील एक सीनियर इंजीनियर से सवाल जवाब करता है। फिनले पूछता है, क्या मिस्टर कंस ने वाइपर बना के कुछ नया क्रिएट किया था? तब वो इंजीनियर कहता है, हाँ बिल्कुल, मिस्टर कंस ने कैपेसिटर, अलग अलग प्रकार के रेसिस्टर और ट्रांजिस्टर को अटैच करके एक इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक तैयार किया है। मिस्टर कंस ने बिल्कुल नया इन्वेंशन किया है। तब फिनले सवाल करता है, क्या मिस्टर कंस ने कोई ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया है? क्या उन्होंने कोई कैपेसिटर इन्वेंट किया है या फिर उन्होंने रेसिस्टर इन्वेंट किया है? तब इंजीनियर कहता है, नहीं, उन्होंने इनमें से कुछ भी इन्वेंट नहीं किया है। अब आगे बॉब उस इंजीनियर से सवाल जवाब करता है और बॉब उस इंजीनियर को एक बुक दिखाते हुए पूछता है, क्या आपने बुक कभी पढ़ी है? वो इंजीनियर कहता है, हाँ मैंने बिल्कुल पढ़ी है। तब बॉब कहता है, इस बुक में कई सारे वर्ड यूज हुए हैं। तब बॉब उस इंजीनियर को एक डिक्शनरी दिखाते हुए कहता है, इस डिक्शनरी में वो सारे वर्ड मौजूद है जो किस राइटर की किताब में मौजूद है। तब वो इंजीनियर कहता है, ठीक से पता नहीं, पर ऐसा हो सकता है। तब बॉब कहता है, चार्ल्स डिकेंस ने जो बुक लिखी है उसके शब्द पहले भी यूज हो चुके हैं और आगे भी यूज होंगे, पर चार्ल्स डिकेंस ने उन शब्दों का अरेंजमेंट किया है, एक नया पैटर्न तैयार किया है और इसलिए किताब चार्ल्स डिकेंस की रचना मानी जाती है। उन्होंने बस उन शब्दों का यूज किया जो पहले से मौजूद थे, उसी तरह मैंने उन टूल का यूज किया जो पहले से मौजूद थे।
इसी तरह दुनिया का हर इन्वेंटर पहले से मौजूद टूल्स का यूज करके कुछ नया इन्वेंट करता है। तब प्रोफेसर कहता है, हाँ आप ये बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, और बॉब प्रोफेसर से अपने सवाल जवाब यहीं पर खत्म कर देता है। अब कोर्ट की आगे की कार्रवाई में जज डॉक्टर कंस से कहता है, इस कार्रवाई में आपसे भी सवाल जवाब किए जाने चाहिए थे, इसलिए आप खुद ही अपने आप से सवाल करके उनका जवाब दीजिए। तब बॉब कोर्ट में कटघरे में बैठकर अपने आप से सवाल करता है, डॉक्टर कंस आपने इंटरमिटेंट वाइपर का इन्वेंशन किया है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था? तब बॉब अपने ही सवाल का जवाब देते हुए कहता है, एक बार मैं अपनी फैमिली के साथ चर्च से वापस अपने घर लौट रहा था। बाहर बारिश हो रही थी और मैंने कार का वाइपर चला रखा था। तभी मैंने देखा कि वो वाइपर लगातार मूव कर रहा था और उसे देखकर मुझे ख्याल आया कि ये वाइपर हमारी पलकों की तरह काम क्यों नहीं करता। हमारी पलकें बंद होकर वापस खुल जाती है और कुछ समय तक ठहरती है, और इसी से मुझे आई ब्लिंक वाइपर बनाने का ख्याल आया। अब रात में बॉब अपने घर पर अपने बच्चों के साथ होता है। तभी बॉब के घर पर चार्ली नाम का वही आदमी वापस आता है और वो बॉब को इस बार $30 मिलियन का ऑफर देता है कि वो अपना केस वापस ले ले और अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ एंजॉय करे। तब बॉब इस बार अपने बच्चों से सवाल करता है, हमें इस बारे में क्या करना चाहिए? तब बॉब के बच्चे कहते, हमें हार नहीं मानना चाहिए। ये सुनकर बॉब चार्ली से कहता है, आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अब अगले दिन फोर्ड कंपनी का लॉयर फिनले बॉब को कटघरे में बुलाता है उससे सवाल जवाब करने के लिए, और फिनले बॉब से सवाल करता है, 4 साल पहले आप पुलिस को एक बस में मिले थे और उसके बाद आपको 2 महीनों तक हॉस्पिटल में रखा गया था क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। तब बॉब कहता है, हाँ मुझे हॉस्पिटल में रखा गया था और मेरा इलाज चला था। फिनले यहाँ पर साबित कर देता है कि मिस्टर कंस की मानसिक स्थिति पहले खराब हुई थी। अब आगे जज बॉब को और मिस्टर फिनले को अपना अपना आखिरी सबमिशन देने के लिए कहता है। तब फिनले जूरी के सामने अपना सबमिशन देने के लिए आता है और वो कहता है, सबसे पहले विंडशील्ड वाइपर का इन्वेंशन फोर्ड कंपनी ने किया था 1940 में, पर आज एक कॉलेज प्रोफेसर आकर फोर्ड कंपनी पर ही केस कर रहा है और मैं पहले ही साबित कर चुका हूँ कि मिस्टर कंस थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है जो उनका इलाज कर सके। आगे बॉब को उनका लास्ट सबमिशन रखने के लिए बुलाया जाता है और बॉब कहता है, आज हम लोग यहाँ पर क्यों हैं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं है कि फोर्ड कंपनी ने 1940 में क्या किया था। हम लोग यहाँ पर आज इसलिए क्योंकि फोर्ड कंपनी ने अपने पावर का यूज करके किसी का फायदा उठाने की कोशिश की है। उन्होंने दूसरे के काम को अपना काम बताया है और आज फोर्ड कंपनी ये साबित करने में लगी है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, और उनके वकील ये साबित करना चाहते हैं कि जो पेटेंट मैंने करवाया था वो एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि पेटेंट ऑफिस ने मेरे केस में कितनी बार मिस्टेक की है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5 बार वो मेरे पेटेंट दूसरे को दे चुके हैं। और आज फोर्ड कंपनी ये साबित करने में लगी है कि मैं वर्थलेस हूँ, मैं बेकार हूँ। आपने पिछले हफ्ते से अब तक लेकर जो कुछ भी इस कोर्ट में सुना है उसे याद कर उसे समझ कर ही अपना फैसला सुनाइएगा। आगे कोर्ट में मौजूद जूरी मेंबर के लोग जूरी रूम में जाकर डिस्कस करते हैं और जज के आदेश पर आगे जूरी का मेंबर अपना फैसला सुनाता है। जो केस इस कोर्ट में मिस्टर कंस और फोर्ड मोटर के बीच में चल रहा था, इसमें फोर्ड मोटर ने नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने रॉबर्ट कंस के इन्वेंशन को अपना इन्वेंशन बताकर अपनी कारों में यूज किया, इसलिए अब फोर्ड मोटर कंपनी को मिस्टर कंस को $10,100,000 देने होंगे। ये सुनकर कोर्ट में मौजूद सभी लोग बॉब के लिए तालियां बजाने लगते हैं और बॉब रोते हुए अपने बच्चों को गले लगा लेता है। आगे बॉब अपनी एक्स वाइफ फिलिस से मिलने जाता है जो कोर्ट के बाहर जा रही थी। जब फिलिस कहती है, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है, तब बॉब कहता है, सब कुछ नहीं मिला है, मुझे अपनी जिंदगी के वो 12 साल कभी नहीं मिल सकते जो मैंने खोए हैं इस इन्वेंशन की लड़ाई में। तभी वहाँ पर बॉब से कुछ और लोग बात करने आ जाते हैं और फिलिस वहाँ से चली जाती है। फिलिस ने बॉब को छोड़ दिया था और वो अपनी नई जिंदगी जी रही थी। आगे बॉब वापस अपने बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में लंच करने जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। आपने अभी तक भी हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।